तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एचआर एनालिटिक्स के यूनिट 3 की। अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर यूनिट 1 और 2 को ऑलरेडी कवर कर दिया है। लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर ये जो एनालिटिक्स एचआर एनालिटिक्स का ये जो यूनिट 3 है, इसको हम अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में अभी सिस्टम नहीं है, तो अभी मैं इसको फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। सो यहाँ पर यूनिट 3 के अंदर हम परफॉर्मेंस एनालिसिस, ट्रेनिंग, नीड एनालिसिस, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना केवल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर आप फ्यूचर में ऐसा एचआर रोल के लिए मतलब अगर अपने आप फ्यूचर में एचआर बनना चाहते हो, सो उस पर्पस से भी ये सभी टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ प्रेडिक्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो प्रेडिक्टिंग मतलब कि किसी चीज़ की प्रिडिक्ट करना, किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना। तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का प्रेडिक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों हम करते हैं? तो जैसा कि यहाँ पर हेडिंग से ही पता है कि प्रेडिक्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एक तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में जाकर के कैसा काम करेंगे। तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, देखना पड़ता है कि वो उनका पास्ट का परफॉर्मेंस देखना पड़ता है कि लास्ट 1-2 सालों में उन्होंने किस तरीके का परफॉर्म किया, लास्ट 6 महीने के अंदर उन्होंने कुछ इनोवेटिव काम किया हो जो कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ हुई हो। तो इस सभी चीज़ों को मतलब कि इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में जा कर के और ये बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सो यहाँ पर प्रिडिक्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में जो इसका सिंपल सा मतलब है दैट इज़ कि यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड टूल्स टू फॉरकास्ट हाउ वेल एन एम्प्लॉय विल परफॉर्म इन देयर रोल। यानी कि आगे चल कर के ये बंदा कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो बहुत सारे अलग अलग टूल्स, बहुत सारी टेक्निक का यूज़ किया जाता है इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो टूल यूज़ होता है दैट इज़ कि यूज़ हिस्टोरिकल डेटा। यानी कि यूज़ हिस्टोरिकल डेटा में हम किस चीज़ की बात करते हैं कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उसका बैकग्राउंड किस तरीके का है, क्या वो एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी से आया है, क्या उसके पास में उस तरीके की स्किल्स हैं, क्या उस तरीके का एक्सपीरियंस है। अगर ये सभी चीज़ें आप उसकी अच्छी होंगी किसी बंदे की, तो वो फ्यूचर में जाकर के डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। सो इस चीज़ को हम ले करके उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दूसरा जो हम टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ असेसमेंट टूल। असेसमेंट टूल के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ एक जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, वो ओपन माइंडेड है कि नहीं है ना, कि उसके पास में उस तरीके का एक्सपीरियंस है कि नहीं, उस तरीके की यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं कि नहीं, प्रॉब्लम्स को एक तरीके से टैकल करने की इसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, है ना। हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस तो लेना नहीं आता है। उसका एक तरीके का बिहेवियरल एनालिसिस करते हैं कि बंदा किस तरीके का उसका बिहेवियर है, वो पॉजिटिव है या फिर हर एक चीज़ में कोई ना कोई निगेटिविटी ढूंढता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आगे का उसका फ्यूचर डिफाइन करते हैं। देन 3rd नंबर पे क्या आता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर हम चीज़ों की बात करते हैं जैसे कि रिव्यू लेना, है ना, जैसे उससे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेना कि इस सिचुएशन में व्हाट विल यू परफॉर्म, तुम क्या किस तरीके से परफॉर्म करोगे। जैसे मान लो कि कोई सीएनसी ऑपरेटर है, कोई बीएमसी ऑपरेटर है, तो उससे कुछ भी ऐसे ही सडन हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मान लो कि इस तरीके की सिचुएशन आ गई तो तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछना जिससे कि उसके आगे आने वाले फ्यूचर में उसका अनुमान लगाया जा सके कि ये बंदा कैसा परफॉर्म करने वाला है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर काउंट करते हैं। देन इसके बाद में परफॉर्मेंस रिव्यू, उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू 360 डिग्री फीडबैक के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है ना, कि उसका हम हर तरीके से फीडबैक लेते हैं। उससे खुद से भी पूछते हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स, उसके नीचे काम करने वालों से पूछते हैं, उसके कलीग से पूछते हैं, उसके मैनेजर से पूछते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं। इस तरीके से यानी कि हम उसका ओवरऑल फीडबैक लेते हैं, उसके सुपीरियर, उसके जूनियर्स, उसके कलीग्स, सबऑर्डिनेट, सभी लोगों से हम उसका एक तरीके का फीडबैक लेते हैं कि कैसा परफॉर्म वो कर रहा है, और उसके बेसिस पे हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। सो यही होता है प्रेडिक्शन
प्रेडिक्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से हमारी ट्रेनिंग नीड की एनालिसिस, यानी कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका एक और भी अल्टरनेटिव होता है, दैट इज़ TNI, है ना, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। TNI, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक तरीके के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जब हमने ये चीज़ देख लिया कि बंदा किस तरीके का, उसका फीडबैक ले लिया, उसका एक तरीके से हमने प्रेडिक्शन कर लिया कि ये बंदा अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। तो ज़रूरी तो है नहीं जैसा हम एकदम एक्सपेक्ट करें वैसा ही हमको कैंडिडेट मिल जाए, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मतलब कि कहीं ना कहीं तो गैप होंगे ना कहीं तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी ना कहीं तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे लेट्स से कि हमको एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मिला जिसके पास में वो उसको अच्छा खासा एक्सेल आता है, उसको अच्छा पावर BI आता है, पावर पॉइंट आता है, और वो पॉजिटिव भी है बंदा, बट उसकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सही हैं। तो अब उस केस में क्या होगा कि उसका कम्युनिकेशन का गैप आ गया, तो हमको यहीं से ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की मतलब की ज़रूरत पड़ती है कि हमको ये तो पता चल गया कि हाँ बंदा किस तरीके का है, कैसा है, और वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन उसके बीच में गैप कहाँ पर है, कि गैप उसके अंदर कहाँ से आ रहा है, कि उसके मतलब कि उसको कौन सी ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिससे कि वो एक और भी अच्छा आगे चल करके परफॉर्म कर सके। यहीं से ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन एम्प्लॉयज स्किल एबिलिटीज टू डिटरमाइन द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट टू ब्रिज दीज गैप्स। यानी कि हम कैंडिडेट की सभी चीज़ों को देखते हैं कि कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, कितनी उसकी नॉलेज है, उसके पास में कितनी स्किल्स है, और उसी बेसिस पे हम गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में ट्रेनिंग को उसके लिए ट्रेनिंग प्लान करते हैं। सो अब TNA यानी कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के कुछ एक स्टेप्स भी होते हैं। स्टेप्स में हमको सबसे पहले क्या करना होता है, दैट इज़ कि टू नो द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है ना, क्या हमको क्या अचीव करना है, तो उस चीज़ को, उस गोल को पहचानना। फिर उसके बाद में डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस क्या है। मान लो कि कोई कैंडिडेट है, हम उससे बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कोई VP रोल पे आया, वाइस प्रेसिडेंट रोल पे आया, तो अब हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको सब कुछ बहुत ही एक्सीलेंट वे में आता होगा, है ना। तो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस मतलब उससे अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ गैप्स होंगे। तो अब उसकी गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट परफॉर्मेंस देखेंगे। जैसे मान लो कि सीनियर इंजीनियर के पोजीशन पे हमने कोई बंदा रखा, और वो बंदा बहुत ही अच्छा है, एकदम सही से है, लेकिन हमको उसकी और ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन और अच्छी की है। सीनियर इंजीनियर मतलब कि एकदम उसको बहुत ही सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सीनियर इंजीनियर को बहुत कुछ आना चाहिए, बहुत सही तरीके से आना चाहिए, ये एक अलग बात होगी, लेकिन उसका करंट परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। इसके बीच में जो गैप होता है ना, यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है और वो जो ऐसा है, उसके बीच के ये जो गैप है, इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हमारे ये जो गैप है, गैप को आइडेंटिफाई करना, और गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद में ट्रेनिंग नीड को फुलफ़िल करना, यानी कि जो भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उस बंदे के लिए, ताकि ये गैप को कंप्लीट किया जा सके, उस गैप को कंप्लीट करना। ठीक है, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के स्टेप्स होते हैं। कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल देखा, उसकी हमारी डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस क्या है, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, फिर उसके गैप को आइडेंटिफाई किया, और गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। ठीक है, तो इतना। देन इसके बाद में हम बात करें तो मेथड्स टू गैदर डेटा फॉर TNA। अब हमको ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के लिए डेटा कहाँ से मिलेगा, कैसे किस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये बंदे के लिए कौन सी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम उसको सर्वे दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चनार्स के टाइप के फॉर्म्स फिल करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि उसको कितना नॉलेज है। ठीक है, या फिर उससे हम इंटरव्यू उसका ले सकते हैं, या इंटरव्यू लेने के बाद में उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं तुमने लास्ट 6 महीने में क्या सीखा और कैसा चल रहा है। जॉब एनालिसिस करना, एंड देन फोकस्ड ग्रुप
है ना, दूसरे लोगों से उसका फीडबैक लेना, और उसके बाद में उसका ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं उसको कौन कौन सी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, किस किस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यही क्या होता है हमारा कि मेथड्स टू गैदर डेटा, यानी कि कौन से बंदे को किस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, हम किस तरीक़ों से पता कर सकते हैं, ये सभी तरीके हैं उसके लिए, ये सभी तरीके हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो इम्प्लीमेंटिंग TNA, अब जब भी हमको ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि हाँ इस बंदे को ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के देना है, तो अब हमको उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अब हमको उसके लिए क्या करना होगा, ट्रेनिंग प्लान को डेवलप करना होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सी ट्रेनिंग्स प्लान करी गई हैं। जैसे HR और अकाउंट्स के बंदों के लिए कोई उसको CNC चलाने की तो हम ट्रेनिंग देंगे नहीं ना, उसको हम एडवांस एक्सेल, कम्युनिकेशन, इस तरीके की चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, एक तरीके का डेवलप ट्रेनिंग प्लान, यानी कि ट्रेनिंग प्लान करते हैं, ट्रेनिंग मेथड को चूज़ करते हैं कि ये जो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं ये ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, इंटरनल ट्रेनर आएगा, एक्सटर्नल ट्रेनर आएगा, किस तरीके से हम ट्रेनिंग को प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में डिलीवर ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग को डिलीवर करने के लिए हमारे पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। जैसे हम आपको यहाँ पर बताते हैं PPT और PDF के थ्रू, तो हमारे पास में एक अच्छा कंटेंट है तभी आप हमारी वीडियोस को देखते हो, है ना। सो ये क्या है, ट्रेनिंग डिलीवरी करना। उसके बाद में उसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट भी करना। ये नहीं कि हमने केवल ट्रेनिंग दे दी और हम उससे एक्सपेक्ट करने लगे कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं, उस ट्रेनिंग को इवेलुएट भी करना आना चाहिए कि उसको देखो कि किस तरीके का, मतलब उस ट्रेनिंग का क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो रिक्विजिट ऑफ इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग, यानी कि हमें इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी नेसेसिटीज़ हैं, मतलब हमारे लिए कौन कौन सी नीड्स होती हैं, कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं जो जिससे हम इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग को प्लान कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, एक अच्छा रिलेवेंट कंटेंट होगा, इंगेजिंग डिलीवरी होगी, क्वालिफाइड ट्रेनर्स होंगे, पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगे, सपोर्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा, फीडबैक होगा, फॉलोअप एंड रिइंफोर्समेंट, ये सभी चीज़ें होंगी तो हम एक तरीके का ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो इफ़ेक्टिव है। तो एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग को बनाने के लिए हमको ये सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि एक अच्छा ट्रेनर हो, एक अच्छा कंटेंट हो, एक अच्छा प्लेस हो, अच्छा सा प्लान हो, है ना, प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें बताई जाएं, प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें समझाई जाएं, इसके अलावा ट्रेनिंग का फीडबैक भी लिया जाए और ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन भी हो। तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये हमारी जो भी हम ट्रेनिंग को डिलीवर कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग का रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। अब हमको किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव तरीके से डिज़ाइन करना एंड डेवलप करना है इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल को। तो सबसे पहले हमको नीड का एनालिसिस करना है कि हमको क्यों ज़रूरत है, क्यों ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, हमको किसी बंदे को ट्रेनिंग क्यों देनी है। इसके बाद में डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसको क्यों हम सिखाना चाहते हैं। ऑडियंस का एनालिसिस करना, कंटेंट का डेवलपमेंट करना, एक अच्छा कंटेंट तैयार करना, मटेरियल क्रिएशन, है ना। इसके बाद में पायलट टेस्टिंग, इसके अंदर क्या होता है कि एक तरीके का स्मॉल तरीके का ट्रायल लेना, ट्रायल को लेकर के देखना और ट्रायल को लेने के बाद में फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में इवैल्यूएशन करना एंड देन कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सो ये दीज आर द स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। यही सारे स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की आई होप की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। सो यही सब होते हैं। तो अब देखो कॉमन ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी बंदे को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो लेक्चर के थ्रू दे सकते हैं, हैंड्स ऑन वर्कशॉप यानी कि वर्कशॉप के थ्रू दे सकते हैं, जिससे उसको प्रैक्टिस भी करवाते जाओ, यानी प्रैक्टिस शीट दे करके प्रैक्टिस भी करवाओ और उसको वर्कशॉप के थ्रू मतलब उसको उस टू द पॉइंट सिखाते जाना। केस स्टडीज़, रोल प्लेइंग, ई लर्निंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, है ना, मेंटोरिंग एंड कोचिंग, ये सभी जितने भी अलग अलग कॉमन ट्रेनिंग के मेथड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। और अगर नहीं भी पूछा जाता, जब भी आपसे ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाए कि ट्रेनिंग के बारे में बताओ, तो ट्रेनिंग के ये सभी कुछ एक मॉड्यूल्स हैं जिसके
मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी तरीके के बंदे को ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हो, जैसे लेक्चर्स, हैंड्स ऑन वर्कशॉप, केस स्टडीज, रोल प्लेइंग, ई लर्निंग, वेबिनार, सेमिनार, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मेंटोरिंग एंड कोचिंग। ये इन सभी तरीकों से आप क्या कर सकते हो, एक तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हो लोगों को, ठीक है। सो स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन है ना, यानी कि कौन कौन से ट्रेनिंग को अगर हमको इवेल्युएट करना है। अब मान लो कि हमने एक बार ट्रेनिंग तो दे दी, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद उसका प्रॉपर इवेल्युएट करना, उसका असेसमेंट, एक तरीके से उसका ये चीज़ देखना कि ट्रेनिंग हमारी कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है। तो उस इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, मेजरिंग ट्रेनिंग इफ़ेक्टिवनेस, यानी अपनी ट्रेनिंग की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमको हमारे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो स्टेजेस में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि रिएक्शन, कि हमारे बंदों के अंदर कौन सा, मतलब कि वो किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं, इमीडिएट फीडबैक उनसे लेना, और रिएक्शन टू द ट्रेनिंग की कैसा लगा आपको सेशन, कैसा फील हुआ, तो उनसे सर्वे या फीडबैक फॉर्म भरवाना, सेटिस्फेक्शन उनका लेना एक तरीके का कि कैसा आपको लगा कंटेंट, किस तरीके की आपको ट्रेनिंग लगी, तो वो रिएक्शन के अंदर आता है। फिर उन्होंने उससे क्या सीखा, लर्निंग, उनके बिहेवियरल में क्या चेंजेस आए, उसका रिजल्ट, जो लोगों को आपने ट्रेनिंग दी उसका रिजल्ट क्या निकला, और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ट्रेनिंग को लगाने के लिए ट्रेनिंग कॉस्ट भी तो लगती है ना। आप ट्रेनर को बुलाओगे, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, ट्रेनर को बुलाओगे, उसके बाद में उसको ट्रेनिंग दोगे, तो उसके बाद में इससे क्या होता है, एक तरीके की कॉस्ट लगती है जिसको आप ट्रेनिंग कॉस्ट बोलते हो। तो जब आपने ट्रेनिंग का कॉस्ट लगाया तो उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी होती है। सो बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन। अब इसको ट्रेनिंग की इवेल्युएशन की ज़रूरत क्यों होती है, हमको क्यों ट्रेनिंग को इवेल्युएट करना, चाहें तो हम भैया ट्रेनिंग दे के ख़त्म करें, लेकिन ट्रेनिंग को देने के बाद उसका इवेल्युएशन क्यों ज़रूरी होता है। जैसे सपोज दैट कि आप किसी भी तरीके की पढ़ाई कर दो, आपने कोई डिग्री ले ली, तो डिग्री लेना इस एक तरीके की एक अलग बात हो गई, बट यू नीड टू इवेल्युएट योर डिग्री, मतलब कि एक तरीके से आपको क्या करना हो, जैसे सपोज दैट कि आप पढ़ाई कर दो, है ना, 10th स्टैंडर्ड में हो, आपने पूरा 1 साल मन लगा करके पढ़ाई करी, चाहे तो गवर्नमेंट क्या करे, यानी कि एक तरीके का ऐसा रूल पास कर दिया जाए कि आप एक साल तक आप कोर्स करो, 10th करो, उसके बाद में आपको पास करके वो ऑटोमेटिक पास करके छोड़ दिया जाए। लेकिन एग्ज़ाम्स की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि आपके वो पूरा 1 साल के ड्यूरेशन में आपने जो किया उसको एटलीस्ट पता लगाया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग देना तो एक अलग बात हो गई, ट्रेनिंग चलो दे दिया गया, लेकिन ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए उसको इवेलुएट करना भी तो ज़रूरी है ना, कि कितनी इफेक्टिव ट्रेनिंग रही आपके लिए, उससे आपके अंदर कोई चेंजेस आए भी या नहीं आए। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इससे क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इससे आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अच्छा बना सकते हो। लेट्स से कि अगर कोई चीज़ किसी को नहीं समझ में आई, मैं आपसे क्यों बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, है ना, कैसा मैंने आपको कंटेंट डिलीवर किया, आपको समझ में आया या नहीं आया, सो दैट कि मुझे कंटिन्यू फीडबैक मिलता रहे, है ना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ मैं सही आपको बता रहा हूँ, या कहीं कोई दिक्कत हो तो उस चीज़ में मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि अगर आप उसका इफेक्टिवनेस को चेक करोगे तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हो, एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल, उनके एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हो, और प्रॉपर आगे का डिसीजन ले सकते हो। सो यहाँ पर देखो, डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना कि जब भी हमको कभी भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता तो हम किस वे में करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी 4 चीज़ें पता होनी चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, यानी कि ट्रेनिंग की ज़रूरत हमको क्यों है, हम क्यों ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं, हमको उसकी नीड पता होनी चाहिए। उसके बाद में ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि उस ट्रेनिंग को देने के बाद में क्या आपका ROI निकल कर के आएगा, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल कर के आएगा। देन उसके बाद में तीसरी चीज़ क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी आपको कौन सी जो ट्रेनिंग
कौन सी ऐसी आप ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करोगे जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। आप इंटरनल ट्रेनर होगा या एक्सटर्नल ट्रेनर होगा, कौन से ट्रेनर का यूज़ करोगे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करोगे ट्रेनिंग देने के लिए। और उसके बाद में लास्ट आपका आता है कि इवेलुएशन ऑफ ट्रेनिंग रिजल्ट, यानी कि जो भी ट्रेनिंग आपको दी गई है, आपने दिया है लोगों को, उसका इवेलुएट करना, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करना। सो ये तरीका होता है ट्रेनिंग को डिलीवर करने का। इसके बाद में इसके अलग अलग छोटे छोटे वो आते हैं, तो इसका पूरा ये डायग्राम आप इसको याद कर लो। अभी देखो यहाँ पर ऑप्टिमाइजिंग सिलेक्शन एंड प्रमोशन डिसीजन, इसके अंदर क्या बात होती है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि जब भी आपको कभी भी ये वर्ड दिखाई पड़े कि ऑप्टिमाइजिंग सिलेक्शन एंड प्रमोशन डिसीजन, उसके अंदर एक ही चीज़ आती है कि आपको ये चीज़ चूज़ करना होता है कि आपको किसी बंदे को बाहर से सिलेक्ट करना है या फिर किसी इंटरनली बंदे को प्रमोट करना है उस पर्टिकुलर जो भी एम्प्टी पोजीशन है उसके लिए। सो इसके लिए अगर कोई आपके अंदर कोई इंटरनली ऐसा बंदा है जिसके अंदर पोटेंशियल हो, जो कि सभी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर मैनेज कर सके, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो, अदरवाइज़ बाहर से किसी बंदे को हायर कर सकते हो। तो ये हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। बट इसके बाद में हमारा ये जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, डेट इज़ प्रेडिक्टिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस, यानी अपनी ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमारे पास में दो मॉडल्स दिए गए हैं। एक आपका आता है CIRO और दूसरा होता है किर्कपैट्रिक मॉडल। ये आपके दो मॉडल हैं जिसको आपको मतलब अच्छे से आपको पता होना चाहिए, CIRO एंड किर्कपैट्रिक मॉडल। तो CIRO के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म है ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, मतलब ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मतलब मेज़र करने के लिए। दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, रिएक्शन एंड आउटकम। तो कॉन्टेक्स्ट के अगर हम जब भी बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, ये एक तरीके के CIRO पहली बात तो फ्रेमवर्क है यूजिंग इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू स्ट्रक्चर द इवेल्युएशन प्रोसेस, कि हमारी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस चीज़ की बात होती है कि दिस रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट इन विच ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स प्लेस, कि किस तरीके का हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, कहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं, किस तरीके का कंटेंट होगा, कौन उसकी ट्रेनिंग देगा, वो सभी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती है। देन इनपुट में हम बात करते हैं तो इनपुट के अंदर हम चीज़ों की ऐसी बात करते हैं जैसे कि इनपुट रिलेटेड टू द डिज़ाइन एंड प्लानिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा डिज़ाइन तैयार करना, कि उसका पूरा प्लान बनाना कि इसमें कौन कौन से बंदे बैठेंगे, कौन ट्रेनर रहेगा, कौन सा प्लेस रहेगा, किस तरीके का कंटेंट रहेगा। तो इनकम पासेस सच एस्पेक्ट सच एज द सिलेक्शन ऑफ द ट्रेनिंग मेथड, कंटेंट डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द ट्रेनर्स और फैसिलिटेटर्स। तो वो सभी चीज़ों का इनपुट लेना। उसके बाद में रिएक्शन के अंदर किस चीज़ों की बातें होती हैं कि रिएक्शन फोकसेस ऑन द पार्टिसिपेंट्स इमीडिएट फीडबैक, यानी कि उनका रिएक्शन के ऊपर फोकस करना कि जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो अब ऑडियंस का कैसा इमीडिएट इफेक्ट है, मतलब उनका फीडबैक क्या है ट्रेनिंग को लेकर के, वो अच्छा है, ख़राब है, या फिर उसमें और भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि कैसा ट्रेनिंग रहा आपके लिए, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जानने के लिए। फिर उसके बाद में उस ट्रेनिंग का आउटकम क्या निकल कर के आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, CIRO। ये मॉडल एक तरीके का फ्रेमवर्क है, यहाँ पर देखो पूरा इसके बारे में बताया गया है। मतलब सी के अंदर हम जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर हम बात करते हैं कि हमको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, और अगर ज़रूरत है भी तो उसके कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक के थ्रू, कौन से कंटेंट के थ्रू, कौन ट्रेनर होगा, इन सभी के अंदर हम इनपुट्स देते हैं। रिएक्शन में हम बात करते हैं उनके इमीडिएट इफ़ेक्ट की, इमीडिएट फीडबैक की, कि लोगों को तुरंत क्या फीडबैक है ट्रेनिंग लेने के बाद में, उनका तुरंत फीडबैक क्या है, उनका रिएक्शन कैसा है, और उसके बाद में उस ट्रेनिंग का आउटकम क्या निकल कर के आया। अगर उनको पता चल गई सारी चीज़ें तो उसका आउटकम क्या निकल कर के आया। इसी तरीके से आपका सेकेंड आता है किर्कपैट्रिक मॉडल। ये भी बहुत ही मतलब एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसको 1950s में किर्कपैट्रिक नाम के, यहाँ पर डोनाल्ड किर्कपैट्रिक नाम के स्कॉलर थे, उन्होंने दिया था। तो इसमें आपकी 4 चीज़ें आती हैं, 4 लेवल्स आते हैं। एक आता है कि रिएक्शन
लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। रिएक्शन मतलब कि वही अभी हमने जो देखा कि तुरंत ट्रेनिंग का इफेक्ट देखना, यानी कि तुरंत फटाफट से इमीडिएट फीडबैक लेना, देखना कि जो भी हमारे लोग बैठे हुए हैं ट्रेनिंग के अंदर वो सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं, उससे उन्होंने क्या चीज़ लर्न किया, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए और ट्रेनिंग का रिजल्ट कैसा रहा। तो इसी चीज़ों को देखना ही हम क्या बोलते हैं, किर्कपैट्रिक मॉडल। और इसका यहाँ पर देखो एक पूरा एक फ्रेमवर्क बना करके तैयार करके दिखाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर देखो ये रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियरल एंड रिजल्ट, ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी है ना। तो इजी टू मेज़र टू हार्ड टू मेज़र, यहाँ पर देखो इस तरीके का आपको एरो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन को देखना बहुत ही आसान होता है, तो फिर लर्निंग को देखना थोड़ा कठिन होता है, उनके बिहेवियर को देखना थोड़ा और ज़्यादा कठिन काम हो जाता है। फिर ट्रेनिंग का रिजल्ट को देखना वो बहुत ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा हार्ड काम होता है ना, कि लोगों से उनका रिएक्शन देखना, कि सब लोग जितने भी लोग ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, कोई मुंह बनाएगा, कोई हंसेगा, कोई बोलेगा बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी, कोई बोलेगा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये सबसे आसान काम होता है, लेकिन उससे भी थोड़ा मुश्किल काम क्या होता है कि उन्होंने एक्चुअल में उससे लर्न क्या किया। फिर उससे भी ज़्यादा उससे मुश्किल काम होता है कि उनके बिहेवियरल में क्या, उनके बिहेवियर में उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के क्या चेंज आया। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है डैट इज़ कि उसका रिजल्ट क्या निकल कर गया, क्या लोग उसको अपने बिहेवियरल में इम्प्लीमेंट करके काम में कुछ उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं या फिर नहीं दिखा रहे हैं। तो यही होता है किर्कपैट्रिक मॉडल। तो हमको हमेशा ट्रेनिंग को देते समय ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमको ट्रेनिंग देना तो आसान है, हमने मान लो कि 150 लोगों को बैठाल करके एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग दे दी, एक्सटर्नल ट्रेनर बुलाया, अच्छी खासी कॉस्ट लगा दी, सब कुछ लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चन पूछने लगेगा कि क्यों भाई, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या तुमने इनको सही से ट्रेनिंग नहीं दी, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो यही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि लोग ट्रेनिंग तो ले लेते हैं बट उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, है ना। तो ये रिज़ल्ट उसका नहीं आता है। अब दोस्तों एम्प्लॉय कंपनसेशन की बात करें तो एम्प्लॉय कंपनसेशन की बात हम लोगों ने परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ी थी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन क्या होता है दोस्तों। एक तरीके का ये होता है कि सम ऑफ द टोटल मनी जिसको एक एम्प्लॉय को पे करता है उसकी सर्विस को देने के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि बेसिक सैलरी, वेजेस, बोनसेस, HRA, ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस, है ना, और तरह के बोनसेस, ये सभी चीज़ें होती हैं। अब ये कंपनसेशन मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, तो अट्रैक्ट एंड रिटेन द टॉप टैलेंट, मोटिवेट एम्प्लॉय करने के लिए, है ना, सही सबको इक्वल पे हो, ये सभी चीज़ों के लिए हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। उसके बाद में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं, तो एबिलिटी, ये इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, मार्केट में कैसी कंडीशन चल रही है, कि लोगों का उसमें रेट क्या चल रहा है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, लेबर यूनियन कैसा है, लेबर लॉ कैसे हैं, ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज देना पड़ता है। दूसरे इंटरनल फैक्टर होते हैं कि आपकी खुद की कितनी एबिलिटी है पे करने की, बिजनेस की स्ट्रेटजी कितनी है, बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉय किस तरीके के हैं, जॉब इवैल्यूएशन करना, उनका परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना, ये सभी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनको कंपनसेट मतलब उनको देना पड़ता है। ये सभी चीज़ें फ़िलहाल दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता करके रखी हुई हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट के यूनिट 4th और 5th में मैंने बताई थी। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे बेसिक सैलरी, इंक्रीमेंट अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, ओवर टाइम, अटेंडेंस अवार्ड, ये सभी चीज़ें आपके कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है। वहीं मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, मतलब मॉनेटरी जिसका सीधा इफेक्ट आपके पैसे रुपए को बढ़ाने पे होता है, वहीं नॉन मॉनेटरी मतलब कि आपको जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान दे दिया गया, अच्छे रिटायरमेंट प्लान कर दिए गए, पेड टाइम ऑफ यानी आपको छुट्टियां दे दी गई बिना पैसे काटे हुए, ट्रेनिंग आपकी करवाई गई, आपका डेवलपमेंट किया गया, आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिला, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट किए गए, एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट दिए गए, ट्रैवल दिए गए। तो ये सभी चीज़ें होती हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर भी। ये एक थोड़ा सा अलग बड़ा लेवल हो जाता है। हालांकि मैंने ये सब दोस्तों बता करके रखा हुआ है
तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा वीडियो हो गया है। कंपनसेशन एनालिटिक्स, ये सभी दोस्तों आप लोग पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग एनालिसिस। कॉम्पिटेंसी मैपिंग एनालिसिस के अंदर हम बात करते हैं कि कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि एक योग्यता, यानी कि योग्यता की मैपिंग का एनालिसिस, कुछ इस तरीके का आप समझ लो। तो किसी अपने एम्प्लॉयज़ की योग्यता, उनकी कैपेबिलिटीज़ को मैप करना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनालिसिस करना, तो इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि आपके क्या मतलब है कि इवेलुएटिंग द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका सिंपल मतलब यही है कि जो आपकी कंपनी के अंदर जो भी डिफरेंट रोल हैं उसके लिए कौन से तरीके के, कौन से लोगों की, कौन से स्किल वाले लोगों की, कौन से कॉम्पिटेंसी वाले लोगों की आवश्यकता है। जैसे कि सपोज दैट कि एक हमारी इंजीनियर की पोजीशन है, एक सीनियर इंजीनियर की पोजीशन है, एक ट्रेनी रोल पे कोई पोजीशन है, तो ट्रेनीज़ के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इंजीनियर के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, सीनियर इंजीनियर के लिए कौन सी मतलब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ट्रेनीज से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इंजीनियर से उससे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, इनसे हम बहुत हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हाई होती हैं कि वो बहुत मतलब कि हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करके ही देंगे। सो स्टेप्स इन द कॉम्पिटेंसी मैपिंग प्रोसेस, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, कॉम्पिटेंसीज़ को डिफ़ाइन करना कि कौन से स्किल, कौन से एक्सपीरियंस, कौन सा नॉलेज वाले बंदों की ज़रूरत है, उसका फ्रेमवर्क तैयार करना, मैप। उसके बाद में परफॉर्मेंस, मतलब एक तरीके का गैप को एनालिसिस करना कि अब हमने मान लो कोई बंदे को देखा तो उनका गैप को भी एनालाइज किया, देखा कि कहाँ पर किसको कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर किसको किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, कोई भी तरीके के बंदे को किस तरीके का कितना गैप है। ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद में देन डेवलप प्लान को डेवलप करना, मॉनिटर एंड अपडेट करना। सो ये होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसीज़ की बात करें तो एचआर के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। तो इट सिंपली रिफर्स द नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट एचआर प्रोफेशनल नीड टू इफेक्टिव मैनेज पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। यानी कि एक एचआर मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू मैनेज द इंटायर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। तो उसके लिए बहुत सारी योग्यताएँ होनी चाहिए, उसको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास में एक अच्छी मेकिंग अंडरस्टैंड पीपल, है ना, लोगों को समझाने की कला, लोगों से बातचीत करने की कला, एक धैर्य रखने वाली बात आ जाती है। फिर उसके पास में कुछ एक स्किल्स भी, जैसे कि एक अच्छा उसको MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, है ना, HR IS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की उसको नॉलेज होनी चाहिए, SAP सॉफ्टवेयर आना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं। तो ये सभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसीज़ हैं, वो सभी उसकी योग्यताएं हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय से अच्छा रिलेशन बना करके रखना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का अच्छा ज्ञान, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अच्छा ज्ञान, कंपनसेशन यानी पे रोल को अच्छा मैनेज करना, मतलब कंपनसेशन इज़ अ बिग पार्ट, वहीं पे रोल एक छोटा पार्ट होता है कंपनसेशन का। परफॉर्मेंस को मैनेज करना, HR IS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रॉपर मैनेज करना, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, लोगों को एम्प्लॉय इंगेजमेंट की कला, है ना। तो वो सभी चीज़ें आनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी का स्कोर कार्ड कैसा होता है, तो कॉम्पिटेंसी मतलब कि योग्यताओं का स्कोर कार्ड मतलब आप समझते हो एक तरीके की मैट्रिक्स जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड, यानी कि कॉम्पिटेंसी स्कोर कार्ड इज जस्ट लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर एम्प्लॉयज़ दैट shows how well they perform in area means key skills required for their job. It helps manager to see employees where they are excellent and where they need more trainings or support to improve, है ना। यानी कि हमको एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड होता है जो कि हमारे मैनेजर्स को
हमारे मैनेजर्स यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बताने के लिए कि हमारा जो सबऑर्डिनेट है, हमारा जो रिपोर्टी है, उसके अंदर ये खूबियाँ हैं, ये कमियाँ हैं। तो वहाँ उसको अगर वो गैप को कंप्लीट कर लिया जाए तो वो एक अच्छा फ्यूचर में जाकर के लीडर बन सकता है। कुछ इस तरीके का कॉम्पिटेंसी स्कोर कार्ड बनता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये आप इसको देख लो थोड़ा सा, अगर कभी भी आए तो इस तरीके की मैट्रिक्स बना देना। यहाँ जहाँ रेड है इसका मतलब कि उसके अंदर देखो ये चीज़ होनी चाहिए बट वो है नहीं, तो 1 नंबर उसको दिया गया, 3 नंबर दिए गए, 2 नंबर दिए गए, 4 नंबर मतलब प्रॉपर उसको आता है ना। 5 नंबर जल्दी किसी को दिए नहीं जाते क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि उसको एकदम मतलब मैनेजमेंट के पास में होता उतना परफेक्शन। तो 4 तक की मतलब मैक्सिमम होता है, 5 नहीं होती हैं, यहाँ पर 4 ही होते हैं। यहाँ पर देखो 4 स्किल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, है ना। एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट कौन कौन से फील्ड में एक्सीलेंट, जैसे सपोज दैट कि मेरा क्या दे जो भी हमारा मेन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके अंदर वो हमारे अंदर मतलब कि वो 4 ही होना चाहिए। उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज हमको 4 होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे डायरेक्ट चीज़ें हमारे टच में नहीं है तो उसका आप 3 भी रख सकते हो, 2 रख सकते हो, या 1 भी कहीं मतलब 1 का मतलब कि 0 नॉलेज, इस तरीके का बहुत ही पुअर। तो इस तरीके का आपका मैट्रिक्स बना करके बता सकते हो, उसी को आप कॉम्पिटेंसी स्कोर कार्ड बोलते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरीके से हमारी यूनिट 3 ख़त्म हो जाता है और 4th को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया कर तो प्लीज़ लाइक किया करो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।